टॉपिक है हमारा प्राकृतिक संकट और आपदा, यानी हैजार्ड एंड डिजास्टर। प्राकृतिक संकट और आपदा, नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर। हाँ, अभी टॉपिक डालो, पहले आप पूरा समझाऊंगी, अभी नाम ही लिखना है तो सिर्फ नाम लिखो। पहले पूरा समझाऊंगी एक एक चीज को, चाहे आजाद में समझे, और अगर लिखवाना लंबी हुआ तो कर लिखवा दूंगी, पहले पूरा समझो। प्राकृतिक संकट और आपदाएं, देखो मैं लिखवाने चली जाऊँ और तुम्हें समझ नहीं है, एक बार पूरा टॉपिक जैसे लिखा है इसमें ऐसे समझ लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे। आज टाइम में आज, कल टाइम में कल लिखेंगे। भाई टाइम तो अपना है, किसी और का नहीं है, 2 घंटे तो अपने ही हैं, कोई छीन नहीं सकता। आज के लिए तो कल के भी 2 घंटे फिर अपने, पहले मन करे 2.5 घंटे ले लो, 3 घंटे ले लो, यार जरूरी है, फिक्स टाइम है, बच्चों को प्रॉफिट होना चाहिए। तो भाई प्राकृतिक संकट, नेचुरल हैजार्ड क्या है और आपदाएं क्या है, आज हम ये देखेंगे। एक बात बताइए, प्राकृतिक संकट और आपदा में क्या फर्क है, कोई बताएगा? बाढ़ आ गई, नेचुरली तो आई है, प्राकृतिक संकट हो गया। ये आपदा बनेगी या नहीं बनेगी, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। भाई हमें पता है किसी जगह बाढ़ आनी है, मान लो मेघालय, कौन सी पहाड़ी है मेघालय की, कौन सी पहाड़ी बताओ? खासी पहाड़ी, मेरा गौरी बासिंदा है, नहीं है? कल परसों पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, वहाँ पता है हमें कि बाढ़ आनी है। ये हो गया प्राकृतिक संकट। भाई हमारा मानसून स्टार्ट होगा तो बारिश वहाँ हो भी ज़्यादा और बाढ़ आई भी आएगी। या फिर कोसी रिवर है, जिसे बिहार का शोर कहा जाता है, शोर ऑफ बिहार कहा जाता है, वहाँ हमें पता है कि बारिश के टाइम में इसमें बाढ़ आने आनी है। ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक संकट। लेकिन क्या करेंगे हम, बाढ़ की वजह से कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितनी पब्लिक बर्बाद हो रही है, कितनी जान माल की हानि हो रही है, ये आपदा होगी। प्राकृतिक संकट को आपदा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, डिपेंड हमारे ऊपर करता है। एक बात बताइए, बाढ़ आई, हमें बताइए यहाँ से बाढ़ आई, वहाँ घर ऐसे बनाओ कि या तो बाढ़ से प्रोडक्शन मिल सकता है, या फिर बाढ़ के टाइम पे अगर वो बह भी जाए तो इंसान वहाँ से निकल के चले जाए और कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, तो वो प्राकृतिक संकट ही बच जाएगा। आपदा तब बनेगी, हमें पता है बाढ़ आनी है इस जगह, उसके बावजूद भी हम करते क्या है कि उससे बचने के लिए कोई उपाय नहीं करते, तो प्राकृतिक संकट आपदा बन जाएगी। अगर हमने बचने के उपाय कर दिए, कोई सोल्यूशन कर दिया, तो भाई प्राकृतिक संकट, नेचुरल हैजार्ड ही रह जाएगा, आपदा नहीं बनेगी, डिजास्टर नहीं बनेगा। कोरोना आया था हमारा, क्योंकि ये कई टाइप के, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी हो गया, कोरोना हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी नेचुरल है। इसमें किस टाइप से, कौन सी किस टाइप के लिए हम बात करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे नेचुरल है। कोरोना आ गया, लोग मरते गए कोरोना से, प्राकृतिक संकट भी है, नेचुरल हैजार्ड है, उसका कोई सॉल्यूशन हमारे डॉक्टर्स ने नहीं ढूंढा, हमारे साइंटिस्ट ने नहीं ढूंढा, तो ये आपदा बनी रहेगी। लेकिन कोरोना की कोई वैक्सीन ढूंढ ली है, कोई सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, तो वो आपदा नहीं बनकर हमें प्राकृतिक संकट बन जाएगी। तो बताइए प्राकृतिक संकट क्या और आपदा क्या है? अब एक चीज बताइए, क्या जो आपदा है, डिजास्टर है, वो प्राकृतिक संकट बन सकता है? भाई प्राकृतिक संकट हुआ, आपदा तो तभी आई है, तो वो तो नेचुरल है, लेकिन प्राकृतिक संकट वो आपदा बनाना नहीं बनाना, डिपेंड हमारे ऊपर करता है ना, डिपेंड हमारे ऊपर करता है। ये चीजें अच्छे से समझ
तो हम सोच सकते हैं प्राकृतिक संकट से बचने के लिए विदेशों में मॉक ड्रिल होते हैं। मॉक ड्रिल का मतलब क्या पता है? बताइए। मॉक ड्रिल हुआ था ना, क्या है? जैसे कि प्राकृतिक रूप से सदृढ़ रूप से किसी संकट को आगा के और उसके लिए लोगों को रेडी करना। ये अभी लोग कृत्रिम रूप से करा रहे हैं, आर्टिफिशियल रूप से करा रहे हैं, बट इन फ्यूचर कभी नेचुरल आता है ऐसा संकट तो हम किस तरह से कर सकते हैं? उसे बोलते हैं मॉक ड्रिल। मॉक टेस्ट क्यों होते हैं? बताइए। प्रैक्टिस के लिए कि हमें अपने एग्जाम के हम रेडी होते हैं, हमें 2 घंटे में पेपर को कैसे क्लियर करना है। मॉक टेस्ट होता है तो मॉक ड्रिल भी वही है। इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई संकट आता है, कोई आपदा आती है तो उससे हम कैसे बचें। देखा था ना कि ऊपर से बारिश हो रही है और कभी कैसे बचे। मॉक ड्रिल कराया था इंडिया में, लेकिन हमारे इंडिया में कम होता है। जापान वगैरह में भाई मंथली मॉक ड्रिल होता है और होना चाहिए। इंडिया में क्या एक बार कर लिया प्रॉब्लम है मॉक ड्रिल, अब उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता। हर मंथ अगर हम मॉक ड्रिल करेंगे, हमारी सरकार करवाएगी, तो इंसान चाहे भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, बाढ़ हो, सुनामी हो, हर चीज के लिए रेडी रहेगा। स्टार्टिंग में ज्वार भाटा आए थे, बहुत बड़ा ज्वार आया था, टाइड सुना होगा। टाइड क्या होता है? ज्वार भाटा पानी का पहले पीछे रखना और फिर वापस फुल स्पीड में जमीन पर जाना। समुद्र टाइड वाला चैप्टर जब आएगा तो पूरा बहुत अच्छे से कराऊंगी, लेकिन अभी एग्जाम्पल देते हैं। तो उसमें क्या होता है? स्टार्टिंग में टाइड है, ज्वार है, तो नीचे जैसे जमीन के अंदर ज्वालामुखी वगैरह विस्फोट होता है तब टाइड आते हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा कि पानी पीछे की साइड चलने लगा, समुद्र में अंदर चलने लगा और जमीन बनने लगी कोस्टल एरिया में। तो पब्लिक ने सोचा है चमत्कार हो रहा है कि पानी अपने आप पीछे जा रहा है, पानी अपने आप कम हो रहा है, और पब्लिक सारी की सारी देखने के लिए वहां पहुंच गई। उस जगह देखने के लिए पहुंच गई। उन्हें ये नहीं पता था कि ये जब अपनी स्पीड में आएगा तो तुम सबको बहा के लेते हैं। अगर इस चीज का मॉक ड्रिल होता तो भाई पब्लिक बच जाती या नहीं बच जाती, है ना? हमें पता है कि ये पंखा खराब होने वाला है, आवाज कर रहा है, अगर इसका सोल्यूशन नहीं करेंगे तो ये चलेगा ही। कोई भी चीज़ खराब होने वाली है उसका सोल्यूशन तो कैसे हो जाएगी। लेकिन अगर हमें बताए कि इससे कैसे बचना है, हमें चाहे उसे सही करके या उस जगह से बच्चों को हटा के, तो हम बच सकते हैं किसी भी संकट से। हमें पहले पता है, उसके बावजूद भी हम अगर गलती करते तो हमारी गलती है, लेकिन बताया तो अभी नहीं चल रहा है, तो हम इस चीज से बच सकते हैं। चलिए, प्राकृतिक संकट क्या क्या है? ज्वालामुखी, भूकंप, सागर कंप। भूकंप और सागर कंप में क्या फर्क है? सागर कंप नहीं पता। भूकंप जमीन बनाते हैं, सागर कंप क्या सागर में आएंगे। सोच लिया करो, इतना तो कॉमन सेंस यूज कर ही सकते हो कि भूकंप भूमि बनाएगा, सागर कंप सागर में आएंगे। सूखा हो गया, बाढ़ हो गई, चक्रवात हो गई, मृदा अपरदन, अपवाह, डिप्लेशन, हिम अभाव। हिम अभाव किसे बोलते हैं? बर्फ का गिरना, हिम अभाव। अब आपदा का मतलब क्या है? एक बिना सोची समझी, बिना इंफॉर्मेशन के आए कोई मुसीबत। कभी कभी ऐसे रिश्तेदार भी घर पे आ जाते हैं, बिल्कुल है ना, और वो आपस के रूप में भी होते हैं, कभी कभी होते हैं नहीं होते। कोई कोई हमें बहुत अच्छे लगते हैं कि
भोपाल में किसी कंपनी में इतनी बुरी तरह से गैस निकली थी कि वहाँ से कई गांव के लोगों ने अपने घर छोड़े। ठीक है, क्यों छोड़े भाई? अभी तक भी उसका मलबा जिस जगह है वहाँ इतनी स्मेल है कि बंदे सांस नहीं ले पाते। ये वो है कि ये हम जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार है? इतनी बड़ी कंपनी किसने बनाई? लोगों ने बनाई। इतना बड़ा काम किसने किया? लोगों ने किया। जब इतनी बड़ी कंपनी बनाई है उसमें जो गैस त्रासदी हुई है उसके लिए भी कहीं ना कहीं लोगों की कमी रही होगी, जिसकी वजह से भोपाल में गैस फैली। एक है चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, रूस में है चेरनोबिल नाभिकीय आपदा। रसिया में है ये, रसिया पहले इसे यूएसएसआर बोलते थे, लेकिन अब रसिया में रूस बोलते हैं। या फिर युद्ध हो गए, और हम जिम्मेदार होते हैं उनके, कोई और नहीं होता। युद्ध करते हैं, क्या हमें नेचुरली है कि भाई हमारे मन में उठता है युद्ध कर, मन से करते हैं किसी देश से, किसी देश में पाकिस्तान हो गया, रोज ऐसे काम करता रहता है, टूटने लायक करता है नहीं करता। युद्ध तो होना ही है। चाइना ऐसे चाइना के काम होते हैं। हाँ, ये भूटान ठीक है, नेपाल भूटान ठीक है, ये बेचारे शांत देश हैं क्योंकि ये विकासशील देश है या फिर अल्पविकसित देश से निकले। इनके पास इतने सोर्स नहीं है ये इतने बड़े इंडिया का सामना कर सके। इतने सोर्स तो नहीं है उसके पास भी, पाकिस्तान के पास भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो उछलता जाता है। अभी कितना बड़ा वो हुआ था, देखा था ना, वगैरह हुआ था, तो क्यों इसका पानी बंद किया गया था? पता है ना, पानी बंद कर दिया था क्योंकि भाई उनके कानून टूटने पिटने वाले होते हैं। सीधी सी बात है। सीएफसी गैस का वायुमंडल में फैलना, गर्म वायुमंडल है, वायुमंडल को ठंडा करने के लिए सीएफसी गैस छोड़ देना। अभी तो हमने ये काम कर दिया, इन फ्यूचर हमें बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। आर्टिफिशियल बारिश करा देते हैं हम, लेकिन वो बहुत हानिकारक होती है, बहुत नुकसान करती है नहीं करती। ग्रीन हाउस गैसेज कैसे बढ़ती है? ग्रीन हाउस गैसेज जमीन पर जितना धुआं ज़्यादा ऊपर जाएगा, जितना हम कोयला जलाएंगे, जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड जलाएंगे, जितना हम पेड़ों को काटेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेगी और जमीन का तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी। तो ये इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग जिम्मेदार है, ना कि कोई और। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। एक बात बताइए, मैं नॉर्मली आवाज में बात कर रही हूँ, आपको सुन सकता है, आप इजीली सुन रहे हो। अगर मैं यहाँ माइक लेके और लाउड स्पीकर में बोलूँ तो ध्वनि प्रदूषण हुआ, ऐसे साइलेंट हो, ध्वनि प्रदूषण हुआ या नहीं हुआ? जरूरत नहीं है उसकी। ये जो डीजे वगैरह इतना शोर शराबा होता है, तो इसकी जरूरत सिर्फ दिखावा, ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है इससे। वायु प्रदूषण, इसके लिए भी मानव जिम्मेदार है। वायु अच्छी है, प्रदूषण तो हम लोग करते हैं ना, इतना धुआं करके, इतना वो सब करके, तो वायु को गंदा तो हम कर रहे हैं। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण हम लोग कर रहे हैं। वनों का कटाव, वन काटे जा रहे हैं, क्या नेचुरल है? नेचुरल तो वनों का बनना है, प्राकृतिक भी है, कृत्रिम भी है, दोनों है, लेकिन काटना तो सिर्फ हमारे पर डिपेंड करता है। अभी कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, अगर अच्छे से पेड़ वगैरह होते तो क्या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। ऑक्सीजन इतनी होती कि खरीदने की जरूरत नहीं, लेकिन पेड़ों को काट में ऑक्सीजन खरीदने जरूरत है कोई नहीं है। जो भी डीएम वगैरह बने इन फ्यूचर में, तो एक मुहिम चलाना तेज लगाओ, और सिर्फ चलाना नहीं कि
गवर्नमेंट ने चला के छोड़ दिया, उसे अप्लाई नहीं करना है ना। देखो यूपीएससी वाले बच्चे हैं तो उनके अंदर में इतनी पावर होगी, डीएम तक पहुंचे, बोला मना करा तो भाई सिर्फ स्कीम को चलाना नहीं है, लोगों को तैयारी भी चल गई। वैसे एक सोल्यूशन है, पेड़ लगाने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि सबसे ज़्यादा पेड़ लग सकते हैं, किस सोल्यूशन से लग सकते हैं? किसी के माइंड में है ऐसा आइडिया? बताओ, कुछ भी हो, उल्टा सीधा कुछ भी हो, बताओ। ठेके पे सुन लो, ठेके पे पेड़ दिला रहे हैं, सुन तो लो। ठेके पे स्कीम स्टार्ट कर दी जाए कि जो पेड़ लगा, एक पेड़ लगा के आएगा एक बोतल मिलेगी। दुनिया में इतने पेड़ हो जाएंगे भाई कि कहीं ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच है या नहीं है? या फिर ब्यूटी पार्लर है? यार हम जैसे लोग तो नहीं जाते हैं, बाकी काफ़ी लोग जाते हैं, हमारी क्लासेस हैं, हम 3 साल है, पॉसिबल है कोई भी नहीं जाती हो। बाकी हाँ, इन 2 स्कीम से सबसे ज़्यादा पेड़ लगेंगे या नहीं लगेंगे? ऐसी स्कीम मत चलाओ कि पेड़ लगाओ अभियान चलाओ, चला दिया, ड्रीम्स बन की 2-4 पेड़ लगे, उसके बाद उसे कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। ऐसी स्कीम चलाओ कि इन फ्यूचर, हाँ भाई तुमने पेड़ लगाया था, दिखाओ पानी दिया, कितना बड़ा हुआ पेड़? भाई दारूबाज ना सारे दिन रात पेड़ के पास बैठे रहेंगे कि पेड़ बढ़ना चाहिए वरना दारू नहीं मिलेगी। सही है या नहीं? तुम बताओ, सीरियसली बताना कि ये मजाक की बात है या सीरियस बात है? लगती बताओ, सही है ना? तो हम इस तरह की कुछ स्कीम स्टार्ट करके कर सकते हैं। अब देखिए भारत में जो आपदा की समस्या है उसके लिए प्रावधान क्या क्या किए गए हैं? आपदा की समस्या के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम स्टार्ट किया गया था 1992 में। कहाँ? रियो डी जेनेरो में। कहाँ है? ब्राजील में। ब्राजील कहाँ है? नहीं है? यहाँ इसका रियो डी जेनेरो क्या है? ब्राजील की राजधानी है, कैपिटल है। तो यहाँ स्टार्ट किया गया था, एक भू शिखर सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट हुआ था। अर्थ समिट का मतलब क्या है? भू शिखर सम्मेलन, जमीन मतलब अर्थ समिट का मतलब है पूरी दुनिया ने मिलकर इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। हाँ, 2-4 देश नहीं गए होंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं कि पूरी दुनिया इधर चले तो वो उधर जरूर चलेंगे, होते हैं नहीं होते, घर में भी होते हैं, हर जगह ऐसे होते हैं। बाकी पूरी दुनिया में ऐसे नहीं है, दुनिया ब्राजील में बहुत सी थी, दुनिया के सारे देशों के 1-1, 2-2 मेंबर्स गए, जिसे हमने अर्थ समिट कहा है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा है। और 1994 में एक याकोहामा में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, याकोहामा में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें भी किस बारे में बात की गई थी? आपदाओं से बचने के बारे में बात की गई थी। याकोहामा कहाँ है? जापान में। याकोहामा जापान में है और 1999 से लेकर के 2000 तक के जो दशक है, मतलब कि दशक किसे बोलते हैं? जैसे 1991 से लेकर 1999 तक 1999 तक के साल को दशक बोलेंगे, या 2000 के साल को दशक बोलेंगे। इस दशक को हमने क्या माना है? आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दशक माना है। आपदा न्यूनीकरण वाला, आपदा को कम करने वाला अंतर्राष्ट्रीय दशक माना है। लेकिन ये तो हमने वर्ल्ड की बात कर ली, इंडिया का कहाँ है?
वर्ल्ड में जीरो में था, वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया का कहाँ है? नई दिल्ली में। बेसिकली कुछ ज़्यादा चीज़ें जो तुम्हें नहीं पता हो, ऐसी चीज़ें कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर इंडिया में बात करते हैं तो दिल्ली बेसिकली, बाकी जो अलग है वही याद करने पड़ेंगे। नहीं आता है तो बताओ कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं और तुम्हें लगाना है तो दिल्ली लगाओ, बाकी आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास 25% चांसेस होंगे कि हमारा सही हो सकता है, 25% चांसेस होंगे, ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो ये कहाँ है? याकूब हमाम है और इंडिया का नई दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष पीएम। फिलहाल पीएम कौन है? फिलहाल पीएम कौन है? पता ही नहीं किसी को, पता है आवाज में आती। मोदी जी बोल दो, उसको बोलो तो सही। क्या बोलो? फिलहाल पीएम कौन है? हाँ, तो ये हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है इसके अध्यक्ष हैं फिलहाल ये अध्यक्ष है मोदी जी, लेकिन जो पीएम होंगे वही हर टाइम के अध्यक्ष होंगे। ये नहीं कि मोदी जी रहेंगे। 23 दिसंबर 2005 में हमारे इंडिया का स्टार्ट हुआ था आपदा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, 2005 स्पेशल रखना है, देखा हूँ सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया। प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, इसमें फर्क क्या है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। नेचुरल डिजास्टर क्या है? थोड़ा सा ध्यान रखा करो क्लासेस का। अब देखिए, सबसे पहले एक बात बताओ कि किसी भी चीज़ का हम कोई स्टडी करते हैं तो क्या एक दो साल के लिए स्टडी कर लेते हैं कि एक दो चीज़ों की स्टडी करते हैं। मैं आपको भाई IAS के लिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्या मैं सिर्फ अपने नोट्स उठा के पढ़ा दूँगी आपको तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। मुझे वीडियोज को भी डेली पढ़ना पड़ेगा, मुझे अदर बुक्स भी देखनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड बुक्स भी देखनी पड़ेगी और नोट्स भी देखने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ कुछ फैक्ट नेट से भी लेने पड़ेंगे, गूगल में यूज करना पड़ेगा, चैट जीपीटी भी यूज करना पड़ेगा। सीरियसली इतना पढ़ के आना पड़ता है, तब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। बताओ मजाक नहीं कर रही, करना पड़ता है क्योंकि मैं यहाँ टीचर हूँ, बच्चे मेरे भरोसे क्लास में बैठे हैं। अगर मुझे चीज़ें मिल जाएंगी तो मैं समझ तो भाई किसी भी घटना को स्टडी करने के लिए हमें कम से कम 60 साल की घटना को, भूकंप की घटना को हमने स्टडी किया है, या फिर किसी भी आपदा को हमने, डिजास्टर को हमने स्टडी किया है, तो उसमें हमने 60 साल की घटना को और कम से कम 12 से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी घटनाओं को स्टडी किया है कि किस तरह से बाढ़ आती है, किस तरह से भूकंप आते हैं, कौन कौन सी जगह पर आ सकते हैं, कौन सी जगह पर ज़्यादा आते हैं, कौन सी जगह पर कम आते हैं, कौन सी जगह पर नहीं आते। नहीं भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, साउथ इंडिया में कम भूकंप आते हैं, भूकंप के फायदे भी हैं, नहीं सुने होंगे किसी ने, लेकिन UPSC वाले बच्चे सुनेंगे। किसी को लगता है मेरे बताने से पहले अगर मैंने बताया नहीं है कि क्या फायदे हैं, तो क्या किसी को लगता है कि भूकंप के फायदे हो सकते हैं? सोचो। नितिन
1948 में हुई थी, इंडिया की बर्थ की 1948 में हुई थी, जिसमें एक भूकंप में 1,10,000 लोगों से ज्यादा लोग मरे। फायदा हुआ जनसंख्या कम हो गई। नहीं होना है ना? एक बार यूपीएससी की जगह बैठकर सोच के देखो सीरियसली। तुम भी अभी लेवल नहीं है, सिर्फ सीख रहे हो। जिस टाइम पे 1-2 साल पढ़ लोगे ना, फिर तुम अपने आप बता दोगे, जरूरत नहीं रहेगी किसी की बताने की। फिर 1949 में और 54 में चाइना में बाढ़ आई, सबसे बड़ी बाढ़ थी, जिसमें 60,000 से भी अधिक लोग 59 में मरे थे, और 54 में 30,000 से भी ज़्यादा लोग एक बाढ़ में मरे हैं। तो भाई बड़ी घटना है या नहीं? गर्दन गुजराती किधर चल रहा है? फिर 1965 में पूर्वी पाकिस्तान, कहाँ है पूर्वी पाकिस्तान? बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश ऐसे याद रखती है, क्योंकि बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था पहले। कब बना बांग्लादेश? कब बना? हाँ, ठीक है। तो उसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए, ट्रॉपिकल साइक्लोन आए, ट्रॉपिकल साइक्लोन आया। साइक्लोन क्या होता है? हाँ, अब तो सबको पता है, बस उंगली घुमाने ही देगा। इसमें 36,000 से भी ज्यादा लोग मरे। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में ही फिर से 1970 में क्या आया? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और 5 लाख लोग मरे। तो बड़ी घटना है या नहीं है? अब भारत में 1970 में वही भारत में क्यों है? क्यों भाई ये भाई जा रहे ना 1970 में भारत में ओडिशा के तट पर पारादीप तट सुना, बंदरगाह भी है, कराया था मैंने वो, है ना? तो यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए। एक बात बताइए, चक्रवात ओडिशा के तट पर ही क्यों आए? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि साइक्लोन पूर्वी तट पर ही आते हैं, ईस्टर्न घाट पर ही आते हैं, वेस्ट तट पर नहीं आते, ठीक है? तो इसमें 30,000 से भी अधिक लोग मरे। फिर 2005 में भारत पाकिस्तान में भूकंप आया, जमीन एक है, प्लेट एक है, तो भारत पाकिस्तान का भूकंप आया, जिसमें 70,000 से भी अधिक लोग मरे। 2011 में जापान में सुनामी आई और 15,000 से अधिक लोग मरे। जापान में कितना देखिए, लगता है कितना सही है ना? 15,000 से भी अधिक लोग मरे। तो इसी तरह की 12 बड़ी घटनाओं को स्टडी किया गया और तब देखा गया कि कौन सी जगह कितने भूकंप आते हैं, कितने कैसे क्या है। अब एक चीज हम देखेंगे, एक तो है क्या हुआ, एक तो भूमंडलीय घटनाएं, एक है स्थलीय घटनाएं, एक है जलीय घटनाएं, एक है जैविक। भूमंडल, स्थल, जल, जैविक। हम आपदा को 4 भागों में बांटते हैं। भूमंडल क्या है? एटमॉस्फेयर, ऊपर का हमारा है या नहीं? स्थल, जमीन, ग्राउंड, जल, वाटर, जैविक। कीट, पतंग, संक्रमण, कोरोना, ये सारी चीजें जैविक के अंदर आती हैं, ठीक है? तो भाई भूमंडल में कौन सी घटनाएं हो सकती हैं
ये वायुमंडल में होते नहीं होते हैं। एक बात पता है हमें नितेश, भाई बारिश के टाइम पे लोग पेड़ के नीचे खड़े होते हैं बचने के लिए बारिश, जिस वजह से वो लोग मरते हैं क्योंकि जो बंद जगह है पेड़ है उस पर बारिश पड़ती है और लाइट पड़ती है, थंडरस्टॉर्म के टाइम पे लाइट पड़ती है जिससे जमीन अर्थ के लिए करंट पकड़ती है और ऊपर की लाइट और जमीन का बीच में करंट आता है और पब्लिक जो खड़ी होती है वो मर जाती है। भाई मरेगी भी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो गए, टॉर्नेडो हो गया, सूखा, ओला, पाला, धूप, शीतलहर, वायुमंडलीय सारी घटनाएं हैं जो हमें आपदा का सामना करने पर मजबूर कर देती हैं। अब स्थल पर क्या क्या हो गया? स्थल पर भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, पता है क्या है, और हिमस्खलन, अवतरण मृदापतन। देखो भूस्खलन क्या है? भूमि का कटाव, एक जगह से हटके दूसरी जगह पर जाना। सिर्फ हिमस्खलन, मैंने आपको बताया बर्फ के पूरे पहाड़ कट कट के आ जाते हैं एक साथ, वो हिमस्खलन हो गया। अब जल में क्या क्या घटनाएं होती हैं? जल में बताइए। बाढ़ आदि, ज्वार, टाइड, साइक्लोन, सागरीय धाराएं, सुनामी और तूफान, हिमोर्मी, स्ट्रॉन्ग सर्फ कहा जाएगा। ये सारी चीजें जल में होती हैं, ठीक है। जैविक क्या हो गए? पौधे और जानवर कैसे से मिलते हैं? नहीं मिलते, उनकी हड्डियां होती हैं। कीट पतंगे हो गए, फफूंद, वायरस तो है, फफूंद भी है, वायरस संक्रमण हो गया, बर्ड फ्लू सुना है ना नाम, डेंगू, और सबसे बड़ा कोरोना। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। जो यूपीएससी का बंदा नहीं है वो क्या करेगा? प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए, तूफान आ गया, 3 चीजें आ जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा जल, 4 चीजें आ जाएंगी। लेकिन आपदा को 4 भाग में तो बांटा ही गया है। ये पड़ेगा सिर्फ यूपीएससी वाला बंदा कि आपदा को 4 भाग में बांटा ही गया है। अब उसके 5-5, 6-6 भाग तो सीधे लगा लो, तो 4 बंदे 20, हिंदी वाले हो, हिंदी वाले में जो भी हो, 20 से 25 घटनाएं मैंने आपको अभी बताई, नहीं बताई? आपदा होगी, प्राकृतिक संकट। क्या बिना यूपीएससी वाला बंदा 25 घटना को देख सकता है? देख रहे हैं? नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि हमें ये चैप्टर पढ़ाया ही नहीं जाएगा बिना यूपीएससी वाले बंदों को, पढ़ाया ही नहीं जाएगा, एसएससी वाले बंदों को पढ़ाया ही नहीं जाएगा। सिर्फ यूपीएससी, पीसीएस वाले बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उनके लाभ भी हैं। सोचने वाली बात है। बाढ़ आने के क्या लाभ? कुछ भी नहीं हो सकते, पब्लिक मरती ही रहती है। हाँ, जनसंख्या कम हो रही है, ये कारण नितेश जो कह रहा था, है ना नितेश? जनसंख्या कम होती है, ये लाभ है। वो तो कह रहे थे लेकिन ये लाभ नहीं है। हमारा मानव पूंजी खत्म हो रही है उसमें। मानव पूंजी क्या होती है? मैं तुम्हारे लिए यहाँ मानव पूंजी हूँ। कैसे? कि मेरे कंधे ने मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज मैं यहाँ तुम्हें पढ़ा रही हूँ, पैसे ले रही हूँ ना, फ्री कोई नहीं पढ़ाएगा, पैसे देगा। तो क्या मैं अर्निंग नहीं कर रही हूँ? पूंजी का मतलब क्या भाई? पैसा आना। वो चाहे पढ़ा के आ रहा है, चाहे कमा के आ रहा है,
कर रहे हैं सारा काम, लेबर खाना पूंजी में कह सकते हैं, बट माइंड से काम नहीं कर रहे। इसमें कई कॉलर जॉब होती हैं जो तुमने इकोनॉमी में पढ़ी होंगी या फिर पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये आ गई मानव पूंजी। भारत अनेकता में एकता वाली धरती है, पता है आपको? अनेकता में एकता वाली धरती है। इंडिया सिटीजनशिप कहाँ की है? इंडिया की। बाहर जाके हम कहाँ के बताएंगे? हरियाणा की या इंडिया की? इंडिया है ना? लेकिन कितनी विविधता है हमारे देश में। हरियाणा का कल्चर अलग, पंजाब का कल्चर अलग, यूपी का कल्चर अलग, बिहार का कल्चर अलग, साउथ इंडिया का कल्चर और भी अलग है या नहीं? अभी तक हमें इंडिया में रहते हुए हमारे सारे कल्चर्स नहीं पता है, क्योंकि इतने हैं भाई कि काउंट करना भी मुश्किल है। ठीक है, इतनी जनजातियां हैं, इतनी जातियां हैं, कुछ काउंट भी नहीं की। कैसे दर्द हो रहा है। अब बात करेंगे भूकंप। जो प्राकृतिक आपदाओं में सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो क्या है? भूकंप। भूकंप की बात करेंगे। भाई देखिए, भूकंप क्या है कोई बताएगा? पृथ्वी में हुई कंपन, जमीन पर हुई कंपन। कंपन क्यों होती है? क्यों होती है ये तो मुझे भी पता है, इससे आगे पता क्यों होती है। ऐसे होती है नहीं, क्यों होती है? देखो, हमारी पूरी पृथ्वी प्लेटों पे है। ज्योग्राफी में जब प्लेट का नाम आए तो किचन वाली प्लेट नहीं, ज्योग्राफी वाली प्लेट, जमीन वाली प्लेट है। तो हमारी जो पूरी पृथ्वी प्लेटों पे है, मान लो कोई प्लेट है, दो प्लेटें हैं, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, और दोनों टकराएंगे। जमीन में कंपन होगी नहीं होगी, दरारें पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी, और नीचे का जो मैग्मा है ऊपर लावा बन के आएगा नहीं आएगा? देखिए, मान लो ये हमारा कोर है, ये हमारा क्या है? कोर है। पृथ्वी के कितने पार्ट हैं बताओ? क्रस्ट, मेंटल, कोर। ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट, ये अभी हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे प्रॉपर अच्छे से, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा देखते हैं। बीच वाला जो क्या है? मैग्मा वाला पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, मेंटल है। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट कोर है। अगर हमारी पूरी पृथ्वी पे कहीं भी यहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, क्या जमीन के ऊपर से भूकंप स्टार्ट होगा? भूकंप स्टार्ट होगा जमीन के अंदर से। कोई प्लेट हट रही है या फिर कोई प्लेट हटेगी, कोई प्लेट इधर उधर होगी, तो भी क्या होगा? दरार होगी जमीन में और भूकंप आएगा। आएगा बेटा, ज्वालामुखी आएंगे ना। तो अगर भूकंप यहाँ से उठ रहा है तो इसे बोलेंगे फोकस, इसे बोलेंगे
जाए तो सिर्फ हमें समझना है कि क्या चीज़ है, थोड़ी बहुत समझनी है, ठीक है। तो भूकंप को कैसे मापते हैं? रिएक्टर स्केल हम आंधी तूफान को मापते हैं, नहीं मापते भाई, भूकंप को भी हम ऐसे ही मापते हैं। भूकंप के 5 जोन हैं, भूकंप के 5 जोन हैं। जोन 1 अभी मत लिखना, बाद में करवाऊंगी, सारा के सारा लिख रखा है। जोन 1 2 3 4 5। देखो ये सबसे कम वाला होगा, जहां सबसे कम भूकंप आएगा, ना ही बराबर भूकंप आएगा, या तो कह दो हम भूकंप पागल नहीं, ये चीज हम कह सकते हैं। फिर है जोन 2 अल्प तीव्र, थोड़ा सा कम तीव्र, अल्प तीव्र, यहाँ मध्यम तीव्र मॉडरेट लेवल का, यहाँ हाई ज्यादा, और यहाँ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। होगा या नहीं होगा बेटा? इस तरह से भूकंप आते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भूकंप तेज है या नहीं है या मॉडरेट है? भाई हम किसी जगह पे गिरते हैं तो तेज है, और हिल के रहता है तो मॉडरेट है, और थोड़ा बहुत पता चलेगा कम है। ऐसा है या नहीं? तो नितेश ऐसा ही बेटा है। तो हम किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल। ये सारी चीज जितनी आज मैं समझाई है, हर चीज टोटल या फिर समझाने के बाद लिखवाऊंगी, कब तक आज हम कंप्लीट करेंगे, ये समझ आ जाता है उसके बारे में। ठीक है, अगर ये आज जैसे ही हो जाता है हो जाता है क्या करेंगे और फिर इसे सारे को लिखेंगे। समझा इसलिए नहीं, एक एक चीज को मैं साथ साथ समझाऊँ तो समझ नहीं आता। पहले हम एक घंटे समझ लें और बाद में फिर लिखते जाओ, फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लिखने में भी नहीं होगी। और अभी मैं एक चीज को समझा रही हूँ फिर लिखवा रही हूँ, फिर एक चीज को समझा रही हूँ फिर लिखवा रही हूँ, ऐसे मत नहीं। बीच में डिस्टर्बेंस होती है, लिखने में भी पसंद ना होती है। आज किसके बस लिखोगे तुम दोनों? यहाँ बैठ जाओ, बिल्कुल यहाँ बैठ जाओ, है अंजलि अच्छा लिख रही है। तो भाई भूकंप अर्थात टेक्टोनिक रीजन, भूकंप का मतलब क्या है? प्लेटों का खिसकना, या फिर या तो इधर जा रही है या इधर जा रही है, तभी भूकंप आएगा। भूकंप का यही मतलब है। भूकंप के परिणाम क्या है? परिणाम देखते हैं भूकंप के। सबसे पहले तो भाई हमें डर लगता है, हल्का सा जमीन हिली, भूकंप आया, और सबसे पहले क्या सोचेंगे? क्या बोलना है? सोचते हैं नहीं सोचते? फिर कैसे बचना है? अच्छा भूकंप से कैसे बच सकते हैं बताओ? एक तरीका खुले हाँ, लेकिन सेक्टर्स में, बड़े बड़े शहरों में 10-10 मंजिल पर लोग रहते हैं, फ्लैट लेके रहते हैं, वो कैसे खुले में आएंगे? 10 मंजिल तक भूकंप क्या हमारा वेट करेगा? लिफ्ट से तो बहुत बड़ा रिस्क है भूकंप से। मतलब सबसे पहले लाइट की प्रॉब्लम
ये तरीका देखना है कि बचेंगे कैसे। भाई बचने के है कुछ सॉल्यूशन। घरों को इस तरह से बनाएं फ्लेक्सिबल कि भूकंप आए तो घर ना गिरे। जापान में दिन में 2 से 4 भूकंप आते हैं डेली। जापान एक ऐसी जगह पर है 3 प्लेटों के ऊपर जापान है। 3 प्लेटों के ऊपर जापान कैसे है? एक ये प्लेट होगी, एक ये प्लेट होगी और एक ये प्लेट होगी और यहाँ जापान है। 3 प्लेटों में से थोड़ा बहुत कोई ना कोई सी प्लेट खिसकती रहती है हर टाइम। इधर आ रही है कोई, इधर आ रही है कोई, इधर जा रही है। तो भाई जब 2 प्लेटों पे है, एक प्लेट पे है उसमें तो 2 पॉइंट भूकंप आते हैं। जो 2 प्लेटों पे उसमें भी डर रहता है कि कभी भूकंप आ सकते हैं, लेकिन 3 प्लेटों पे है तो 24 घंटे भूकंप आते ही रहेंगे। कोई प्लेट इधर जा रही है, कोई प्लेट इधर जा रही है, कोई प्लेट इधर जा रही है। आएंगे नहीं आएंगे? नितेश फोन जमा करवा लो एकदम से। बोर हो रहे हो? इसका सबसे पहले मैंने कहा था ना कि पढ़ रहे हैं या क्लास में मैसेज आएगा तो हम देखेंगे जरूर। ऐसे नहीं कह रही, मैं कह रही कि फोन डिस्ट्रैक्शन लाता है हमारी पढ़ाई में। मैं ये बात कह रही हूँ। मैं कह रही थी किस कारण, देखो सबकी पर्सनल लाइफ है तो जरूरी नहीं है कि दिखाया जाए, है ना। मैं वैसे कह रही हूँ कि मैं अभी भी बता रही हूँ, अगर फोन पास में रखा है, मैं पढ़ रही हूँ, कोई भी मैसेज आ गया तो भाई हम देखेंगे जरूर। और उसके बाद फिर क्या होता है, 1-2 मिनट फोन में लग जाता है तो यहाँ मैं चिल्ला दूँगी, लेकिन घर में तो कोई नहीं चिल्लाने वाला। छोड़िए चीज़ हम बनाते कि जापान में ज़्यादा भूकंप आने हमें कैसे बचना चाहिए। सबसे पहले तो हमें फ्लेक्सिबल घर बनाना चाहिए। पता है मैं जापान में नहीं बने हो तो जापान में बेटा ऐसे घर बनते हैं, उन्हें पता है कि डेली भूकंप आते हैं, चाहे कितनी भी मंजिल है, जमीन पे स्प्रिंग की थ्रू स्टार्टिंग होती है घर बनने की। और जैसे हमारे यहाँ तो भाई टेरेसा मसाला ये सब लगा होता है, जापान में हल्के लेवल के घर बनाए जाते हैं कि सामान नहीं गिरेगा, घर नहीं गिरेगा। और एक चीज़ करी जाती है जापान में, ये मेरा घर है, इधर वाला मेरा घर है और ये अंजलि का घर है, बीच में स्पेस रहेगा। देखा है क्यों रहेगा? पता है कि फ्लेक्सिबल बनाए गए हैं। अगर भूकंप का जो इधर की साइड है तो घर ऐसे आएगा तो दूसरा घर नहीं गिरेगा। अगर भूकंप का जो इधर की साइड है तो घर ऐसे आएगा तो वो घर नहीं गिरेगा, जमीन है। लेकिन हमारे नियम में क्या है, 1 इंच जगह रहनी चाहिए भाई दूसरे के घर और हमारे घर के बीच में। तो भूकंप आ रहा है, वो घर ऐसे जा रहा है, दूसरा पलटेगा पहले। लेकिन जापान में क्या है, काफी मंजिल है, घर ऐसे स्प्रिंग के थ्रू जब भूकंप आता है तो घर ऐसे होके भी वापस ऐसे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ सामान और इंसान रहते हैं जिसको ज़्यादा चोट नहीं लगती है। नेट पे देखो सर्च करके बेसिकली, है ना। इसके बाद में देख लेना बेटा, कितनी जल्दी कमेंट आया है। बाद में देखना, रख दो अभी। इसके बाद तुम फ्री रहोगे, सर को भी दिखने में शायद नहीं है सर। तो सेकंड नंबर, हमारे जैसे घरों में कैसे बचा जाए बताओ। कोई ऐसे जगह ढूंढो, किसी स्लैब के नीचे, किसी टेबल के नीचे, इस तरह की जगह ढूंढ के हम बच सकते हैं। क्योंकि जब वो बहुत बड़ी चीज़ है, 1-2% चांस तो ले सकते हैं हम, वैसे तो मरना ही मरना है। मरने की ज़्यादा तरीके बचने का एक आधे तरीका कोई मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिलेगा जाना ही जाना है। ऐसा हमें वीडियो तो जाना ही जाना है। अगर हमारा ग्राउंड फ्लोर पर है ना तो भाई निकल के बाहर चले जाओ, खुले में चले जाओ। घर में है हमारा
गाड़ियाँ, कितने जमीन के अंदर, साधन वगैरह। हाँ, संचार, संचार का मतलब कम्युनिकेशन, फोन वगैरह की जो लाइटिंग वगैरह है वो सब खत्म हो जाएंगी, टावर खत्म हो जाएंगे, उसी जगह पर होगा खत्म हो जाएंगे, उद्योग खत्म हो जाएंगे, उद्योग खत्म हो जाएंगे, विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त कर देगा। मान लो कोई चीज, कोई छोटा मोटा देश है, विकासशील देश है, हमारा इंडिया भी विकासशील है, वैसे विकसित नहीं है, कोई छोटा मोटा देश है भाई, उसने कुछ काम स्टार्ट किए हैं, भूकंप आ जाता है, ऐसा लगा वो भी गया, जो इंसान लगे उसमें वो भी गया, हो गया नहीं होगा, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को खत्म कर देता है। भूकंप आया, आधी पब्लिक मर गई है, दूसरी पब्लिक को क्या अपनी संस्कृति को बचाने की पड़ेगी या खुद को बचाने की पड़ेगी? बड़े बड़े मंदिर है, पब्लिक को नहीं खुद को बचाएगी, लोगों को बेघर करता है नहीं करता, और कंप्यूटर व्यवस्था पर सबसे ज्यादा चोट करता है। हम कोरोना में आपने देखा होगा कि वो अच्छे खासे लोग थे जिनके पास पैसा जमा था, लेकिन डेली मजदूरी करने वाले लोगों को क्या हाल रहा था? राहत था क्या नहीं हो रहा था भाई? डेली कमा के ला रहे हैं लोग, अगले दिन उनके पास खाने बचा की बात नहीं, हाँ, डेली कमा के ला रहे हैं, कल का पता नहीं कहाँ से आए। अगर उन्हें काम मिले ही ना भूकंप की वजह से, साथ भूखे वाले भी हो, एक माँ तो चॉकलेट को क्या एक माँ तो चॉकलेट को दी थी, हाँ होता है ना। अच्छा, माँ बाप है, बच्चों का पेट नहीं भर रहा तो भाई देख नहीं पाता। तुमने देखा होगा कि हमारी मम्मी है, मेरे बाबा ऐसी बात नहीं है, कोई चीज़ है, थोड़ी चीज़ है, मेरी मम्मी कहती है मम्मा ये मुझे चाहिए, मैं नहीं खाती, तू खा लो। अभी परसों की बात है, 2 गुलाब जामुन थे, मेरी मतलब लास्ट में 2 बचे थे, आए तो बहुत सारे थे, बट गुलाब जामुन मेरे फेवरेट है। तो मेरी सिस्टर कह रही दीदी एक मुझे दे दो, मैं कहा एक मैं पाऊंगी। छोटी बेटी ने गुलाब जामुन का टिकट उठाया, टिकट में रखे थे वो अलग से, टिकट उठाया, चम्मच की किचन से स्टूल पे बैठी और थोड़ी देर में दोनों गए, और मैं और मेरी बहन देखते रही, उसे रोक भी नहीं सकते, बेटी है भाई, हम तो बाद में देखेंगे, वो उसका पेट भरा, हालांकि वो यहाँ से कभी खाती नहीं है, और उठाया दोनों को। तो ये होता है कि अगर बच्चों को किसी चीज़ की जरूरत है, माँ के लिए नहीं बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों का पेट भरना चाहिए, और अगर बच्चों का पेट नहीं भरा तो माँ भूखी मरेगी, लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं, माँ है या बाप, दोनों का कह रही हूँ मैं, ऐसे नहीं कह रही माँ है बाप, वो एग्जाम्पल नॉर्मली हंसाने के लिए आपको दे दिया था मैंने। बाकी यही है कि कोई भी चीज़ बच्चों के लिए पहले मैटर करती है, हमें मिले ना। आप लोग अभी आप लोग माँ बाप नहीं हो, आप लोग बहुत छोटे हो, आप लोग नहीं समझोगे। वैसे नितेश की तो बेशक शादी कर देनी चाहिए जॉब करते ही, तो इसे समझ आ जाएगा बाद में, है ना नितेश? नितेश जॉब लगेगी मुझे बुलाओगे नहीं बुलाओगे? क्या? वो वाला तो नहीं, बिना बुलाए मेहमान वाला सिस्टम तो नहीं करोगे, क्योंकि आप खुश नहीं रहते मेहमान आने पे। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि जमीन पर, जल में और प्राकृतिक ढांचे में क्या क्या अंतर आते हैं भूकंप आने पर। नेचुरल आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव आते हैं। सबसे पहले तो
भूकंप से कोई पहाड़ गिरा, जिस जमीन पर गिरा है उस जमीन पर दबाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? वो अपने नॉर्मल चीज, लेकिन उस पर एकदम से कोई पहाड़ आके गिर जाता है। भाई हम लोग भी हैं, हम आराम से बैठे हैं और एकदम से कुछ भी ऊपर से आके गिर जाएगा तो प्रेशर तो पड़ेगा भाई। हाथ पैर टूटे ना टूटे वो बात की बात है, लेकिन प्रेशर तो होगा। और एक चैन सिस्टम खराब होता है। कैसे खराब होता है? सरफेस है, उस पर कोई गोला आके गिर गया ऊपर से, वो कौन सी फिल्म में बोलते हैं हाँ, तो भाई कुछ आके गिर गया है, हैवी चीज आके गिर गई है ऊपर से। उस जमीन का जो ढांचा है ना वो हिल जाएगा। ट्रेन आती है, तुम कभी ट्रेन के आसपास घर है किसी का? मेरा भी है। रात दिन भूकंप आते हैं तो ट्रेन जाती है, जब ट्रेन जाती है ना तो भाई ट्रेन हाँ, लेकिन वो सुनती नहीं है घर में, रात दिन भूकंप आते हैं। आदत होती है हमारे घर से इतनी दूर है हाँ, पूरे काज कर रहे हैं तो बेटा ट्रेन आ रही, जमीन पर दबाव पड़ रहा है और जमीन हमारी एक द्रव पर ही तो है या नहीं है? नीचे द्रव ही तो है, मेटल में द्रव, मेटल और फ्लो, मेटल में द्रव ही है सारा। तो जमीन पर दबाव पड़ रहा है तो डिस्बैलेंस होगी, वो होगी या नहीं होगी? और हमें लगेगा कि भूकंप आ रहे हैं। मेरा घर इतनी दूर है, टिटवाड़ी चौक भी ज़्यादा दूर है बेगूसराय से, तो भाई कभी भी देखो रात में भूकंप आते हैं। बट हमें आदत है, पिछले 25-30 सालों से इसी भूकंप में रह रहे हैं, तो अब इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। स्टार्टिंग में पता है जो हम रहते थे यहाँ आए थे, ट्रेन आई और आप उसको मम्मी जमीन हिल रही है, ये होता था। लेकिन अभी लौटा है, लेकिन डिस्बैलेंस तो होता है, किसी भी चीज़ पे दबाव पड़े तो डिस्बैलेंस होगा। अब है प्राकृतिक मानव ढांचा, मैन-मेड स्ट्रक्चर, उस पर क्या बदलाव पड़ते हैं? कोई घर बनाया, भूकंप आया, टूटेगा या दरार पड़ेगी, कोई तो नुकसान तो नहीं होगा और वो हैवी रहेगा, नहीं रहेगा, उलटना बैठना ये सारी चीजें होंगी नहीं होंगी। अब जल में क्या बदलाव होंगे? लहरें आएंगी बड़ी बड़ी लहरें, कितनी चीजों को बहा कर लेते हैं या नहीं? जल की गतिशीलता बढ़ेगी, समुद्र में बीच में भूकंप आ जाता है तो वहां से तो पानी हटेगा और पानी इधर जाएगा नहीं जाएगा, तो जल की गतिशीलता है वो बढ़ेगी, सुनामी आएगी और तीनों में चेन सिस्टम इफेक्ट होगा। चेन सिस्टम में होता है जो हमारा नेचुरल चल रहा था उस पर प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक पक्ष क्या क्या है? अब बात करते हैं भूकंप आने की अच्छी चीजें क्या क्या है। सकारात्मक पक्ष क्या क्या है? 5 मिनट और फिर जाना भी मिल जाओ। लावा के साथ साथ बहुत सारे खनिज पदार्थ को बढ़ाते हैं। जमीन में जो खनिज पदार्थ हैं वो जमीन के ऊपर आते हैं और हमें नए नए खनिज पदार्थ मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं या नहीं मिलते? प्रकृति में नए परिवर्तन होते हैं, प्रकृति में नए परिवर्तन होते हैं। देखो भाई, ज्वालामुखी के बनने से झीलें बनेंगी, क्रेटर सुना है, पढ़ाया मैंने, तो नए परिवर्तन होंगे, पहाड़ भी बनेंगे, पठार भी बनेंगे। कोई बड़ा सा ज्वालामुखी आया है, कोई बड़ा सा भूकंप आया, जमीन से बहुत सारी चीजें
या फिर हटेंगी तो भूकंप आएंगे। मुंबई में क्यों आ रहे हैं ये नहीं पता क्यों आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये पता है कि हमारे मुंबई की जगह अब बीच में से टूटने वाली है और 2 प्लेट बनने वाली है इसमें से, लेकिन अभी नहीं, ये सोचो कल जाकर देखेंगे प्लेट टूटने वाली है, अभी मत देखो। 10 करोड़ 20 करोड़ सालों में ये जाकर प्रक्रिया पूरी होती है। एक बात तो है ही, 450 करोड़ वर्ष पहले से हमारी धरती बननी चली आ रही है। पहले पूरा एक था, कितने पार्ट टूटे हैं इसके, एक गोला भी था, पेंजिया था, पेंथालासा आया, बीच में सागर आया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, फिर ये टूटे, फिर इसके ये पार्ट टूटे, कितने पार्टों में टूटे ना, और अभी तो ये स्ट्रक्चर चलता जा रहा है, रुका नहीं है। हमारा इंडिया हाँ पहले यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, यहाँ से टूट के गया है यहाँ, लेकिन अब किसमें टकराएगा जाके, अब तो टकराएगा ही नहीं। हिमालय बन गया यहाँ, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की वजह से बना है हिमालय, लेकिन अब यहाँ से इसके पार्ट होंगे, मुंबई की जगह पे से ये 2 भागों में टूटेगा, लेकिन 2-4 दिनों में नहीं, 100 सालों में, 200 सालों में, 100 लाख सालों में, कितने सालों में, हाँ तो नहीं रहोगे मुझे पता है देखने के लिए, है ना। तो ये हमारे भाई प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, पर्वत निर्माण में मदद करता है, ज्वालामुखी उद्गार में मदद करता है, और नई नई आकृतियाँ बनती हैं, जमीन में संतुलन को बनाता है ना, जमीन के संतुलन को बनाता है, और इसी के थ्रू हम जमीन की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। कैसे करते हैं, एक बात बताओ, हमने कैसे देख लिया, हमने कैसे जान लिया कि हमारी पृथ्वी, हमारी जमीन कितने अंदर तक है, कोर पार्ट कितना है, हैं 6371 किलोमीटर अंदर तक है, यानी 6400 के लगभग अंदर तक है, लेकिन अभी तक खुदाई तो भाई 12 किलोमीटर तक क्यों हुआ अंदर, कैसे जाना हमने, भूकंप से जो चीजें आती हैं उनका अध्ययन करके, उन्हें पढ़ करके, उनके बारे में देख करके हमने जाना कि हमारा कोर पार्ट है वो कहाँ तक है, जाना है नहीं जाना। सबसे पहले मैग्नेटिक कर लिखते ना सारे, कोर कल नहीं आज ही लिखोगे, तो काफी है कोर मैग्नेट पानी पीने का पानी वाला ना, पार्ट में अभी नहीं एक पार्ट है, भूकंप न्यूनीकरण, अर्थक्वेक हजार्ड मिटिगेशन, भूकंप से नई नई चीजें क्या बनती है, सॉरी भूकंप का न्यूनीकरण, भूकंप को हम कैसे कम कर सकते हैं, भूकंप से हम आपदा को कैसे कम कर सकते हैं, कम करना, मिटिगेशन कम करना ही होता है ना, तो हम इससे कैसे कैसे कम कर सकते हैं, आपदा को कम करना है, इसके कौन कौन से तरीके हैं, देखो भूकंप को कम करने के लिए नए नए केंद्रों की स्थापना करनी होगी, और मोटर का तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से करते हैं। जीपीएस सिस्टम से हमें जो जमीनी हलचल है उसमें मदद मिलेगी, जीपीएस सिस्टम हम लगा सकते हैं। क्या जीपीएस सिस्टम सबको पता होगा भाई, जीपीएस हाँ, जो ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस सिस्टम, ऊपर से भी हम उसे देख सकते हैं कि किस जगह पर क्या क्या चीजें हो रही हैं, और एक मानचित्र तैयार करके, एक मैप तैयार करके, कैसे हमने इंडिया बनाया, बना देते हैं छोटा सा, हमने इंडिया बनाया, ठीक है,
किस रीजन से आते हैं? यूरेशियन मेरिडियन प्लेट के टकराने से। सबसे ज़्यादा भूकंप पूरे 60 वर्षों में कहाँ आए? हिमालय क्षेत्र में। और गुजरात के क्षेत्र में भी आते हैं, इस क्षेत्र में भी आते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं, मैप बना करके, मैप दिखाऊंगी मैं आपको और उस पर भी डालूंगी, उस पर भी डालूंगी। एक मैप बना करके हम ये चीज़ देख सकते हैं कि इस एरिया में भूकंप ज़्यादा आते हैं, तो हमें पता ही है कि हम भूकंप आ रहे हैं, तो हमें ऐसी चीज़ों को यूज करना चाहिए घर बनाने में, रहने में, हर चीज़ में, कि हमें बचने में आसानी हो जाए। भाई जगह तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन बचने के तरीके तो ढूंढ सकते हैं। लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि भूकंप से हम कैसे कैसे बच सकते हैं, और भवन डिजाइन में सुधार लाना चाहिए। भूकंप प्रतिरोधी, भूकंप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट घर बनाने चाहिए। हल्की निर्माण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक भूकंप। कल हम पढ़ेंगे